तो राम राम जी, मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो आज की कहानी हमें भेजी है अमित जी ने, जिनके साथ यह सारा पूरा इंसिडेंस हुआ था। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हर बार की तरह आप लोगों को इस बार भी बोलूँगा, गाइस दोनों कानों में हेडफोन लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो ना, तो गाइस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाली नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। और गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, वीडियो पे नए हो, तो गाइस वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो गोरखपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव बसा था। गांव चारों तरफ से खेतों और जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव बहुत ही शांत और खुशनुमा लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, हर ओर अजीब सी खामोशी छा जाती। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक ही बात कहते थे कि शाम ढलने के बाद उस जंगल की ओर कभी मत जाना। वहाँ इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही रहता है। गांव के लोग उस जंगल से हमेशा दूर ही रहते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में उस जगह पर कई निर्दोषों की हत्या की गई थी। उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटक रही हैं। लेकिन ये सब बातें 3 नौजवान दोस्तों को बकवास लगती थी। उनका नाम था अमित, सुरेश और विक्की। तीनों बचपन से साथ रहते थे और हमेशा गांव के बुजुर्गों को चिढ़ाते रहते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। गर्मी का मौसम था। उस रात गांव में बिजली भी गुल हो गई थी। अंधेरे में लालटेन जल रही थी और लोग अपने अपने आंगन में खटिया लगाकर बैठे हुए थे। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग भूतों की कहानियां सुना रहे थे। बच्चे और औरत डर के मारे कान ढककर बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अमित, सुरेश और विक्की बैठे बैठे उनको देखकर हंस रहे थे। तभी सुरेश बोलता है, अरे काका, ये सब आपकी कल्पना है। अगर भूत वूत होते भी ना, तो हम कल तक उन्हें पकड़ कर ले आते। बुजुर्ग नाराज होकर बोले, बेटा मजाक मत उड़ाओ, रात को जंगल में जाना मत। कई लोग गए हैं वहाँ, आज तक लौट कर नहीं आए। लेकिन यही चेतावनी तीनों दोस्तों के लिए एक चैलेंज बन गया था। तभी विक्की ने कहा, चलो आज ही रात चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है। अमित ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, टॉर्च और मोबाइल ले लो, आज साबित कर देंगे कि ये सब कहानियाँ झूठी हैं। रात के करीब 11 ही बजे थे जब पूरा गांव सो रहा था। तीनों दोस्त चुपके से घर से बाहर निकले, हाथों में टॉर्च और जेब में मोबाइल लेकर। गांव की आखिरी गली पार करके जैसे ही वे खेतों के बीचों बीच बने रास्ते पर आए, चारों तरफ अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस हुई। गर्मी के बावजूद हवा इतनी ठंडी थी कि विक्की बोला, लगता है भूतों का एसी चल रहा है। सभी हंस पड़े, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी हंसी खामोशी में बदलने लगी। जंगल का पहला हिस्सा सामने था। ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में आपस में जुड़े हुए जैसे कोई किला बना रहे हों। जैसे ही तीनों अंदर घुसे, उनकी टॉर्च की रोशनी पतली सी होने लगी। हर तरफ सिर्फ काली छायाएं दिख रही थी। अचानक पीछे से पत्तों की चरमराने की आवाज़ आई। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। तभी सुरेश ने जोर से कहा, कौन है वहाँ?
कौन है? बाहर निकलो। सामने से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था। थोड़ा और आगे बढ़े तो हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं आपस में टकराने लगी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। अमित को लगा कि किसी ने उनका नाम पुकारा है, अमित। उसने तुरंत टॉर्च घुमाई, पर उसे कुछ नहीं मिला। विक्की ने हंसकर बोला, तेरी ही कल्पना है यार, डर मत। लेकिन अमित को साफ लगा था कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। करीब आधे घंटे चलने के बाद वे जंगल के बीचों बीच वाले हिस्से पर पहुंचे। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वहीं विक्की ने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ हिल रहा है। उसने इशारा किया, देखो वहाँ कोई बैठा है। सभी ने टॉर्च की रोशनी डाली। सचमुच वहाँ एक औरत बैठी हुई थी, सफ़ेद कपड़े में। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। सुरेश ने जबरदस्ती हिम्मत दिखाते हुए कहा, ये कोई गांव की औरत होगी, चलो पूछते हैं। वे धीरे धीरे उसके पास जाने लगे। औरत धीरे धीरे कराह रही थी, जैसे रो रही हो। अचानक औरत ने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वह तीनों को घूरते हुए बोली, यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे जंगल में गूंज उठी। तीनों के हाथ पांव डर से कांपने लगे। विक्की के तो मुंह से चीख निकल गई कि भागो यहाँ से, भागो भाइयों भागो। और अगले ही पल वे तीनों अंधेरे में भागने लगे। तीनों दोस्त उस औरत की भयानक चीख सुनकर बेतहाशा भाग रहे थे। उनकी टॉर्च हिल रही थी और रोशनी चारों तरफ नाच रही थी। घबराहट इतनी थी कि उन्हें यह भी नहीं समझ आया कि वह किस दिशा में दौड़ रहे हैं। करीब 5 मिनट तक लगातार भागने के बाद वे रुके। उनकी सांसें तेज हो चुकी थी। तभी विक्की हाँफते हुए बोला, ये औरत, ये कौन है? उसका चेहरा देखा तुम लोगों ने? अमित ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, मैंने भी देखा यार, उसका चेहरा इंसानी नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब सपना नहीं है तो क्या है? सुरेश, जो खुद को सबसे बहादुर समझता था, अब पहली बार उसे डर का एहसास होने लगा था। वह डर से कांप रहा था और बोलता है, हम गलत जगह आ गए यार, हमें अभी वापस चलना चाहिए। उसने पीछे मुड़कर रास्ता देखने की कोशिश की, मगर जहाँ से वे लोग आए थे वहाँ सिर्फ अंधेरा और घने जंगल और पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। तीनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे। हर और एक जैसी ही पगडंडियाँ उन्हें दिखाई पड़ रही थी। विक्की ने मोबाइल निकाला, पर नेटवर्क गायब था। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। अमित ने टॉर्च ऊंची करके चारों तरफ देखा। तभी उसे लगा कि पेड़ की डाल पर कोई बैठा है। वह टकटकी लगाकर उस डाल की ओर देखने लगा। वहाँ एक काला साया बैठा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक वो साया डाल से कूदा और पेड़ के पीछे गायब हो गया। तभी अमित घबरा कर बोला, वो किसी ने छलांग लगाई, तुम लोगों ने देखा? सुरेश चिल्लाया और बोला, बस अब और नहीं, हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा।
तीनों फिर से चलने लगे। चलते चलते उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वे रुकते तो आवाज़ भी रुक जाती और वे चलते तो आवाज़ फिर से आना शुरू हो जाती। विक्की कांपते हुए बोला, कोई हमारा पीछा कर रहा है भाई। अमित ने पीछे मुड़कर टॉर्च डाली तो पीछे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन तभी अचानक एक सूखा पत्ता उनके पास आकर गिरा। उस पर खून जैसे लाल धब्बे लगे हुए थे। वे फिर से चलते चलते एक पुराने बरगद के पास पहुँचे। यह वही पेड़ था जहाँ गांव वाले पूजा करने भी नहीं जाते थे। पेड़ की जड़ों में कई पुराने मिट्टी के दिए और चढ़ावे पड़े हुए थे। कुछ दियों में अब भी सूखा तेल और जली हुई बातियां फंसी हुई थी। सुरेश ने ध्यान से देखा तो दियों के पास छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े बंधे हुए थे जिन पर लाल धागा लिपटा हुआ था। अमित ने धीरे स्वर में कहा, ये तंत्र मंत्र जैसा लग रहा है यार। उसी वक्त बरगद के तने पर कुछ हलचल हुई। तीनों ने वहां टॉर्च डाली तो देखा वहां से खून से बने हाथों के निशान दिखाई पड़ रहे थे जो धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसक रहे थे, मानो किसी ने अभी अभी ताज़ा हाथ वहां पर रखा हो। विक्की डर के मारे चिल्लाया और बोला, ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। जैसे ही वे लोग वहाँ से हटे, दूर से वही औरत की कराहने की आवाज़ आई, बचाओ, कोई तो बचाओ। आवाज़ बहुत करीब लग रही थी। सुरेश गुस्से में बोला, अब बहुत हो गया। अगर ये कोई औरत सचमुच है तो हमें देखना चाहिए। वे आवाज़ की ओर बढ़ने लगे। जंगल में जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, कराहने की आवाज़ कभी पास तो कभी दूर होने लगी, मानो कोई उन्हें गुमराह कर रहा हो। आखिरकार उन्होंने देखा कि एक परछाई पेड़ के पास खड़ी है, लंबी सफ़ेद कपड़े में, बाल जमीन तक लटकते हुए। लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो वह आकृति अचानक ही गायब हो गई। अचानक विक्की चीख पड़ा। उसका गला जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। वह हवा में झूलने लगा। उसके पैर जमीन से ऊपर की ओर उठ गए थे। अमित और सुरेश दौड़कर उसके पैर को पकड़ने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वाकई कोई अदृश्य ताकत उसके गले को दबा रही थी। विक्की की आंखें बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। अमित ने घबराकर जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? हमें छोड़ दो। उसी वक्त दूर बिजली जैसी चमक हुई और विक्की नीचे गिर पड़ा। वह हाँप रहा था। उसका गला लाल निशानों से भर गया था। विक्की रोते हुए बोला, मैंने कुछ महसूस किया। कोई औरत थी, उसने कहा है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। अब तीनों पूरी तरह से डर चुके थे। वे भागते हुए जंगल से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जितना भागते उन्हें उतना लगता कि वे उसी जगह लौट रहे हैं। बरगद का वही पेड़, वही चढ़ावे, वही दिए बार बार उनके सामने आ जाते। अमित ने धीरे से कहा, ये जंगल हमें बाहर नहीं जाने दे रहा है। सुरेश ने हाथ जोड़ लिए और आसमान की ओर देखने लगा और उसने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, हमें बचा लो। तभी हवा तेज हो गई। पेड़ की डालियां आपस में टकराने लगी और एक साथ कई औरतों की चीखें गूंज उठी।
उस चीख में एक ही आवाज़ आ रही थी, यहाँ से जाओ, यह हमारी जगह है, यहाँ से चले जाओ। बरगद के पेड़ के नीचे से उठती कई औरतों की चीखें सुनकर तीनों दोस्त का खून जम सा गया था। वातावरण इतना डरावना हो गया था कि चारों तरफ घना अंधेरा और हवा में सिर्फ सिसकियां और चीखें तैर रही थी। विक्की ने डर के मारे सुरेश का हाथ कसकर पकड़ लिया था और बोल रहा था, हम कभी यहाँ से बाहर निकल भी पाएंगे क्या? अमित ने कांपते हुए टॉर्च की रोशनी घुमाई। तभी उसने देखा कि बरगद की जड़ों में एक धुआं सा निकल रहा है। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसमें औरतों की आकृतियां नजर आई। चेहरे बिना आंखों के और हाथ खून से सने हुए थे। वे आकृतियां रो रही थीं, कुछ गुस्से से चिल्ला रही थीं और बोल रही थी, हमारी मौत का बदला, हमारी आत्मा को शांति दो। तीनों दोस्त यह सुनकर सन्न रह गए। ये पहली बार था जब उन्हें महसूस हुआ कि ये सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि असली आत्माएं हैं। सुरेश, जो हमेशा बहादुर बनता था, अब डर से कांप रहा था। उसने डरते डरते पूछा, तुम लोग कौन हो? तभी एक आकृति उसकी ओर बढ़ी। उसका चेहरा इतना करीब आया कि सुरेश की सांस थमने लगी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, हमें जिंदा जलाया गया था। इसी पेड़ के नीचे हमें इंसान नहीं समझा गया और हमें किसी जानवर की तरह मार दिया गया। यहीं पर हमें बांधकर जिंदा जला दिया गया। यह सुनकर सुरेश पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों की जड़ें जमीन में धंस गई थी, जैसे बरगद की जड़ें उसे पकड़ चुकी हों। अमित का दिमाग तेज था। उसने तुरंत समझा कि ये आत्माएं यहाँ किसी तांत्रिक विद्या के कारण बंधी हुई हैं। उसने इधर उधर देखा। पेड़ की जड़ों में पेड़ पुराने चढ़ावे और लाल धागों पर ध्यान गया। अमित ने कहा, यह आत्माएं कैद है। यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि ये चाहती हैं कि इन्हें कोई मुक्त करे। लेकिन तभी हवा तेज हो गई और पेड़ से किसी अदृश्य ताकत ने अमित को धक्का दे दिया। अमित वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। तभी विक्की ने चीख कर कहा, नहीं अमित, दूर मत जाओ। अमित जब उठा तो उसने देखा एक नई आकृति सामने खड़ी है। यह औरत जैसी नहीं लग रही थी। यह पूरी तरह से काले धुएं से बनी थी, लंबी और बिना चेहरे की। उसने भारी आवाज में कहा, ये सब झूठ बोलती हैं, इनकी बातों में मत जाओ। ये पापी औरत थी, मैंने ही इन्हें जलाया है और अब ये हमेशा मेरी कैद में रहेंगी। तीनों दोस्त कांप गए। ये शायद उस तांत्रिक की आत्मा थी जिसने बरगद के नीचे बलि दी थी। सुरेश ने जोर जोर से अमित और विक्की का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से निकलना होगा। वे डर से भागने लगे, लेकिन हर दिशा में वही पेड़ नजर आते थे। जंगल जैसे मानो भूल भुलैया बन चुकी थी। विक्की रोते हुए बोल रहा था, हम कभी यहाँ से बाहर भी निकल पाएंगे कि नहीं यार? ये जंगल हमें निगल जाएगा। अचानक उनके सामने वही औरत खड़ी थी जिसे उन्होंने सबसे पहले देखा था, सफ़ेद साड़ी, सड़ा हुआ चेहरा वाली। उसने हाथ उठाकर कहा, भागो मत, हमारी मदद करो, वरना तुम भी यहीं फंस जाओगे। सुरेश ने गुस्से में कहा, तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? अगर हम मदद किए
तो हम भी मारे जाएंगे। औरत की आंखों में खून बहने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, हमें मुक्ति चाहिए। हमारे शरीर की राख आज भी इसी पेड़ के नीचे दबी हुई है। जब तक कोई उसे गंगा में विसर्जित नहीं करेगा, हम यहीं बंधे रहेंगे। तभी अमित ने धीरे से कहा, शायद यही कारण है कि ये आत्माएं आज भी भटक रही हैं। लेकिन उसी वक्त वही काली परछाई फिर से प्रकट हुई और गरज कर बोली, कभी नहीं, कोई इन्हें मुक्त नहीं करेगा। ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। काली परछाई ने हाथ उठाया और अचानक पूरे जंगल में अंधकार सा छा पड़ा। पेड़ गिरने लगे और पत्ते हवा में उड़ने लगे। तीनों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। विक्की ने महसूस किया कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे बचाओ, कोई मुझे नीचे की ओर खींच रहा है। अमित और सुरेश ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। जमीन की मिट्टी खुल रही थी और उसमें से कंकाल और हाथ जैसी आकृतियां बाहर निकल रही थी। अमित को अचानक याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी, अगर तुम्हें आत्माएं परेशान करे तो भगवान का नाम लो बेटा, हमेशा भगवान का नाम लेना। उसने कांपती आवाज़ में मंत्र बोलना शुरू किया और हनुमान भगवान का नाम लेना शुरू किया। सुरेश और विक्की ने भी उसका साथ दिया। तभी अचानक बरगद के पेड़ पर जलते हुए दियों की लौ अपने आप चमक उठी। लाल धागे अपने आप टूटने लगे। औरतों की आत्माएं रोने लगी, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में राहत सुनाई दे रही थी। काली परछाई दर्द से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं नहीं, तुम इन्हें मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन दिए अचानक बुझ गए। आत्माएं फिर से धुएं में बंध गईं। काली परछाई हंसते हुए कही, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? अभी तो खेल शुरू हुआ है। तीनों दोस्त एक दूसरे को डर से देखते रहे। अब उन्हें समझ आ चुका था, ये जंगल सिर्फ डरावना नहीं बल्कि शापित भी है। अगर वे यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हैं तो उन्हें इस श्राप को तोड़ना ही होगा। बरगद के पेड़ के नीचे से उठती चीखें धीमे धीमे थमने लगी। अब सिर्फ काली परछाई की खौफनाक हंसी उस जंगल में गूंज रही थी। तीनों दोस्त थर थर कांप रहे थे और पास की झाड़ियों में छिप गए थे। लेकिन उनका दिमाग अब डर से ज़्यादा सवालों से भरा था। सुरेश ने बुदबुदाया और बोला, ये सब आखिर क्या है? ये औरतें यहाँ क्यों फंसी हुई हैं? और ये काली परछाई आखिर कौन है? अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हमें बचना है तो हमें इस जंगल का सच जानना होगा। जब तक श्राप की जड़ समझ में नहीं आएगी, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। विक्की ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन कैसे? किससे पूछें? यहाँ तो सिर्फ भूत हैं। अमित ने जवाब दिया, कभी कभी आत्माएं खुद सच भी बताती हैं। हमें सुनना होगा कि वह आत्माओं का रहस्य क्या है। तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगी और वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा उतना भयानक नहीं था, बल्कि उस चेहरे पर दर्द भरा हुआ था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम जानना चाहते हो ना हमारा सच? तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ हाँ, हमें बताओ, तुम यहाँ क्यों बंधी हुई हो? औरत ने आसमान की ओर देखा और रोते हुए बोलने लगी, ये जंगल कभी हमारी ज़िंदगी था। हम गांव की औरतें यहाँ लकड़ियाँ चुनने आती थी और पानी भरने आती थी। लेकिन कई साल पहले एक तांत्रिक आया। वह शक्तियों के पीछे
पागल था। उसने कहा कि उसे बलि चाहिए और उसने हमें ही चुन लिया। हमें जिंदा इस बरगद के नीचे जला दिया गया। हमारी चीखें कोई नहीं सुन पाया। हमारी राग यहीं दबी हुई है और हमारी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हुई है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू खून जैसे लाल थे। इतना सुनते ही काली परछाई फिर से प्रकट हुई और उसने गुस्से में कहा, झूठ! ये औरतें अपवित्र थी। मैंने इन्हें बलि देकर अमरत्व पाया है। अब ये हमेशा मेरी कैद ही रहेंगी। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि जमीन कांपने लगते थे। विक्की ने डर से आंखें बंद कर ली थी और वो एक ही बात बोल रहा था, ये तो हमें भी मार देगा यार। अमित ने धीरे से कहा, नहीं, ये हमें नहीं मार सकता। अगर इसे मारना ही होता तो अब तक मार चुका होता। ये तो सिर्फ हमें डराकर यहाँ रोकना चाहता है। उन्होंने एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना चाहते थे उतना ही वे बरगद के पेड़ के पास आकर खड़े हो जाते थे बार बार। सुरेश गुस्से में बोलता है, ये जंगल नहीं, एक जाल है। ये हमें गोल गोल घुमा रहा है यार। अमित ने सोचा और बोला, जब तक इस पेड़ की शक्ति नहीं टूटेगी हम बाहर नहीं जा पाएंगे। सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर सामने आई और बोली, तुम हमें मुक्त करा सकते हो। इस पेड़ के नीचे हमारी राख दबाई गई है। अगर कोई उसे निकालकर गंगा में विसर्जित कर देगा तो हमें शांति मिल जाएगी। सुरेश ने हड़बड़ा कर पूछा, लेकिन हम तो यहाँ फंसे हुए हैं ना, तो हम गंगा कैसे पहुँचेंगे? औरत की आत्मा जवाब देते हुए बोली, अभी नहीं, लेकिन अगर तुम वादा करो तो हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तुम्हें लौट कर आना होगा और हमारा काम पूरा करना होगा। अचानक काली परछाई जोर से गरज कर बोली, कोई वादा नहीं करेगा। जो भी इसकी मदद करेगा वो मारा जाएगा। उसने हाथ उठाया और पेड़ों की जड़ों से कंकाल निकलने लगे। उसके खाली आंखों के गड्ढे से आग की लपटें झांक रही थी। कंकाल धीरे धीरे तीनों दोस्तों की ओर आगे बढ़ने लगा। यह देखकर विक्की चीख पड़ा और बोला, हे भगवान, हमें बचा लो। सफ़ेद साड़ी वाली औरत ने हाथ फैलाए। अचानक दर्जनों औरत वहाँ पर प्रकट हुई। ये सब काली परछाई और कंकालों के सामने खड़ी हुई थी और बोली, तुम्हें अब और किसी को कैद करने नहीं देंगे। जंगल में भीषण टकराव होने लगा। एक तरफ काली परछाई और दूसरे तरफ वही कंकाल। चीखे, रोशनी और अंधेरा सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे कि तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अमित ने तुरंत कहा, ये मौका है, चलो यहाँ से भाग चलो। तीनों तेजी से उस जगह से दौड़ पड़े। इस बार उन्हें लग रहा था कि जंगल का रास्ता खुल रहा है। पेड़ों के बीच से हल्की हल्की चांदनी की रोशनी नजर आ रही थी। सुरेश ने हाँफते हुए कहा, शायद हम निकल जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से काली परछाई की आवाज़ गूंजी, तुम वादा तोड़ोगे तो कभी जिंदा नहीं लौटोगे। कई मिनट दौड़ने के बाद आखिरकार वे जंगल के किनारे पहुंचे। दूर से गांव की रोशनी आ रही थी। तीनों घबराकर गांव की ओर भागे और चौपाल पर पहुंचकर गिर पड़े। गांव वाले दौड़ते हुए आए। उन्होंने पूछा, कहाँ थे तुम लोग? चेहरे पर यह डर क्यों है? लेकिन तीनों दोस्त कुछ बोल ही नहीं पाए। वे बस डर से कांप रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। उस रात वे अपने अपने घर चले गए, लेकिन सो नहीं पाए। अमित को बार बार वही औरत सपने में दिखाई देने लगी। वह रोकर कहती थी,
तुमने वादा किया है, हमें मुक्त कराना होगा। सुरेश के पैरों पर अब भी चोट के निशान थे, जैसे कोई जड़ें उसे पकड़कर खींच रही हो। विक्की को अपने गले पर लाल निशान दिखाई देते थे। तीनों समझ गए थे कि ये आत्माएं अब उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक कि वे उस वादा को पूरा नहीं कर देते। गांव लौटने के बाद तीनों दोस्त का डर कम नहीं हो रहा था। रात भर वे बिस्तर पर लेटे करवटें बदलते रहते थे। हर बार आंखें बंद करते तो वही औरत का चेहरा उन्हें दिखाई देता और वह एक ही बात कह रही होती, वादा निभाओ, हमें मुक्त करो। अगले दिन सुबह गांव में हलचल सी मच गई। लोगों ने तीनों दोस्तों को देखा तो सवालों की बौछार कर दी। कहाँ गए थे तुम लोग? क्या देखा जंगल में? क्या सचमुच भूत है वहाँ? लेकिन तीनों दोस्त चुप रहे। उन्होंने किसी को सच नहीं बताया, क्योंकि अगर गांव वाले लोगों को पता चलता कि उन्होंने आत्माओं से वादा किया है तो वे लोग उन्हें पागल समझते। फिर भी गांव के बुजुर्गों की आंखों में एक अजीब सा डर था। शायद वे जानते थे कि इन लड़कों ने कोई ऐसी सीमा लांघ ली है जो नहीं लांघनी चाहिए थी। उस शाम सुरेश अचानक चीखते हुए अपने घर से भागा और गांव वाले इकट्ठा हो गए उसके चीख को सुनकर। उसने एक बात कही, मेरे पैरों को कोई खींच रहा था, बरगद की जड़ें मेरे कमरे तक आ गई थी। सब उसकी बात को सुनकर हक्के बक्के रह गए। लोगों ने कमरे में जाकर देखा, फर्श पर मिट्टी के धब्बे और लकीरें थीं, जैसे सचमुच कोई जड़ें खिसकती हुई अंदर आई हो। सुरेश का चेहरा अब पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। अब उसे मानना पड़ा कि जंगल की आत्माएं उनका पीछा कर रही हैं। अमित ने दोनों को बुलाकर कहा, अब हमें छिपने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमने वादा किया था ना, अगर हमने आत्माओं को मुक्त नहीं किया तो ये हमें भी मार देंगी। विक्की ने डरते डरते पूछा, लेकिन हम क्या करेंगे यार? हमें गंगा तक उनकी राख ले जानी होगी। क्या पता वो राख अब भी वहाँ है भी या नहीं। अमित ने जवाब दिया, हमें जाना ही होगा। अगर डर कर पीछे हटे तो मौत पक्की है। तीनों ने तय किया कि अगली रात वे फिर से जंगल जाएंगे, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। अमित ने मंदिर से गंगा जल लाया। सुरेश ने लोहे का तलवार उठाया ताकि हिम्मत बनी रहे। विक्की ने लालटेन और अगरबत्तियां रखी। वे जानते थे कि ये सब आत्माओं को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन शायद थोड़ी सुरक्षा दे सके। रात गहरी होते गई, फिर वे जंगल की ओर आगे बढ़े। इस बार दिल में डर भी था और एक अजीब सा संकल्प भी। जैसे ही वे लोग जंगल का किनारे पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। जंगल फिर से वैसे ही लग रहा था, डरावना, सन्नाटा और अंधकार से भरा हुआ। लेकिन इस बार तीनों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वे सीधे उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के पास पहुंचते ही फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, औरतों की कराहने की और रोने की। और वो लोग एक ही चीज़ पुकार रहे थे, वादा निभाओ, हमें मुक्त करो। तभी विक्की कांपते हुए बोला, वे हमारा इंतज़ार कर रही हैं यार। सुरेश ने तलवार कसकर पकड़ ली और कहा, अगर तांत्रिक की आत्मा सामने आई तो मैं उसे काट डालूंगा। लेकिन अमित जानता था कि आत्माओं को तलवार से नहीं हराया जा सकता। उन्होंने पेड़ की जड़ों को खोदना शुरू किया। मिट्टी काली सड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद उन्हें हड्डियों के टुकड़े और राख के ढेर मिले, जैसे किसी ने सचमुच कई लोगों को जिंदा जला दिया हो। विक्की की आंखों में आंसू आ गए। ये सच है यार, ये औरतें यहीं मरी थी। अमित ने हाथ जोड़कर कहा और बोला, हम तुम्हें मुक्त करेंगे। लेकिन तभी अचानक चारों तरफ काली धुंध सी छा गई। तांत्रिक की आत्मा वहीं प्रकट हुई। उसकी आंखों में से आग निकल रही थी
और वह गरज कर बोल रहा था, नहीं, कोई मेरी शक्ति मुझसे नहीं छीन सकता। जो भी इस राख को छुएगा उसकी मौत पक्की है। जमीन फिर से कांपने लगी। बरगद की जड़ें सांपों की तरह हिलने लगे। विक्की डर से चीख पड़ा और बोला, सुरेश तलवार लेकर आगे बढ़ा, आज तेरा अंत होगा। तांत्रिक की आत्मा ने हाथ घुमाया और हवा का तेज झोंका आया। सुरेश की तलवार उसके हाथ से छिटक गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। जड़ों ने उसके हाथ पैर को जकड़ लिए। अमित और विक्की उसे खींचने लगे। अमित चिल्लाकर बोला, गंगा जल लाओ जल्दी। विक्की ने बोतल से गंगा जल निकाली और जड़ों पर छिड़क दिया। अचानक जड़ें जलने लगी, उसमें से धुआं उठने लगा और सुरेश आज़ाद हो गया। तभी तांत्रिक की आत्मा और भी क्रोधित हो गई। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और काली बिजली गिरने लगी। पेड़ आग की लपटों से घिर गया था। तीनों दोस्त राख को इकट्ठा करने लगे। तभी अमित बोला, अगर हम इसे गंगा तक पहुंचा पाए तो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। विक्की ने कांपते हुए पूछा, लेकिन हम बाहर निकलेंगे कैसे? ये जंगल हमें जाने नहीं देगा। अमित ने कहा, हमें भागकर कोशिश करनी ही होगी यार, बस अपने ऊपर विश्वास रखो। बरगद के पेड़ की जड़ों से राख निकालकर तीनों ने कपड़े में बांध लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पूरा जंगल गरजने लगा। तांत्रिक की आत्मा और भयंकर हंसी वहाँ गूंजने लगी और वह बोल रही थी, तुम सोचते हो कि मुझसे बच जाओगे? अब तुम सबकी आत्माएं मेरी होगी। तीनों राख लेकर दौड़ पड़े। जंगल का हर पेड़, हर जड़ जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। कभी कोई डाल गिरती तो कभी झाड़ी गिरकर उनके सामने गिर जाती, लेकिन वे रुके नहीं। विक्की ने कांपते हुए कहा, बस भागते रहो यार, अगर हम रुक गए तो हम यहीं मारे जाएंगे। अचानक पीछे से काली धुंध उठी। उस धुंध में तांत्रिक की परछाई और दर्जनों कंकाल दौड़ रहे थे। उनकी हड्डियों की खड़खड़ाहट साफ सुनाई पड़ रही थी। सुरेश ने कपड़े में बांधी राख को कसकर पकड़ लिया। अगर ये राख गिर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यह वह सोचने लगा। वे घंटों दौड़ते रहे, लेकिन बाहर का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। हर बार वही बरगद का पेड़ उनके सामने आ जाता। विक्की थककर जमीन पर बैठ पड़ा और बोला, नहीं हो पाएगा, हम मर जाएंगे यहीं। तभी वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हिम्मत मत हारो, हमारे लिए तुम ही उम्मीद हो। रास्ता उत्तर की ओर है, लेकिन ध्यान रखना, तांत्रिक तुम्हें धोखा देगा। इतना कहकर वह गायब हो गई। तीनों ने दिशा बदली और उत्तर की ओर भागने लगे। अब पेड़ कुछ कुछ हटने लगे। दूर से चांदनी की रोशनी दिखाई देने लगी। वे और तेज दौड़ने लगे, लेकिन तभी तांत्रिक की चीख सुनाई दी। वह बोल रहा था, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। उसने हवा में हाथ उठाया और तीनों के सामने आग की दीवार खड़ी हो गई। अमित ने तुरंत गंगा जल की बोतल लेकर उस आग में छिड़क दिया। जैसे ही उस आग में पानी गिरा, आग की दीवार छन्न से टूटकर गायब हो गई। अब रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका था। तीनों गांव की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे लोग जंगल से बाहर निकलने लगे, तांत्रिक की आत्मा आखिरी बार सामने आ गई। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा था और वह बोल रहा था, अगर तुमने ये राख गंगा में विसर्जित की तो मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसने हाथ बढ़ाकर सुरेश को पकड़ लिया। सुरेश चीख पड़ा। विक्की और अमित दोनों ने मिलकर गंगा जल उसके ऊपर फेंका। तांत्रिक की परछाई धुएं में बदल गई।
उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि पूरा जंगल कांप उठा। तीनों जैसे तैसे गांव पहुंचे। बिना देर किए वे राख लेकर नदी की ओर भागे। रात का अंधेरा था, लेकिन गंगा का पानी चमक रहा था। तीनों ने कांपते हाथों में राख को पानी में विसर्जित कर दिया। जैसे ही राख गंगा में गई, अचानक चारों तरफ सफ़ेद रोशनी सी फैल गई। सैकड़ों औरतें की आत्माएं वहां प्रकट हुई। उनके चेहरे पर अब दर्द नहीं बल्कि शांति थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद, तुमने हमें मुक्त कर दिया है। और वे धीरे धीरे आसमान की ओर जाकर विलीन हो गई। इसी बीच तांत्रिक की आत्मा भी चीखती हुई प्रकट हुई, लेकिन जैसे ही उसने राख को गंगा में घुलते देखा, उसकी शक्ति टूट गई। उसका शरीर धुएं में बदलकर धीरे धीरे हवा में बिखर गया और वह चीख कर एक ही बात बोल रहा था, नहीं नहीं नहीं। और फिर सब शांत हो गया। सुबह होते ही तीनों दोस्त गांव लौटे। अब उनका डर खत्म हो चुका था। गांव के बुजुर्गों ने उनकी कहानी सुनी तो बोले, तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटो। पीढ़ियों से जो आत्माएं इस जंगल में भटक रही थी, उन्हें तुम लोगों ने मुक्त कर दिया है। गांव वाले ने उनका सम्मान किया। रात को जब तीनों सोए तो अमित को सपना आया, वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत का। वह मुस्कुराकर बोल रही थी, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन याद रखना, इस जंगल की धरती अब भी शापित है। वहाँ मत जाना, कभी मत जाना। अमित हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने खिड़की से बाहर देखा तो दूर जंगल की तरफ आसमान में उसे अब भी काली धुंध जमी हुई दिखाई दे रही थी। शायद श्राप पूरी तरीके से नहीं टूटा था। गंगा में राख विसर्जित करने के बाद गांव के माहौल पूरी तरीके से बदल गए थे। लोग मान रहे थे कि अब वह जंगल सुरक्षित हो गया है, लेकिन तीनों दोस्तों के मन में अब भी बेचैनी थी। अमित को रात रात भर वही सपना आता, सफ़ेद साड़ी वाली औरत का, और वह हमेशा एक ही बात चेतावनी के रूप में बताती कि वहाँ मत जाना, जंगल अब भी श्रापित है। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात सुरेश अचानक चीखते हुए उठा। वह बोला, मेरे पैरों पर फिर से वही जड़ें लिपट गई थी। मैं खींचा जा रहा था जंगल की तरफ। विक्की ने उसका पांव देखा तो वहाँ सचमुच मिट्टी और काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर सचमुच घसीटा हो। अब तीनों समझ गए थे कि तांत्रिक की आत्मा भले ही मिट चुकी हो, लेकिन जंगल में जो अभिश्राप है वह अभी भी वहाँ बरकरार है। गांव वाले धीरे धीरे बेखौफ होने लगे थे। कुछ लोगों ने तो लकड़ियाँ लेने फिर से जंगल जाना शुरू कर दिया था। अमित ने उन्हें रोका और बोला, उधर मत जाओ, खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा डर ख़त्म नहीं हो रहा है क्या? हमने देखा आत्माएं चली गई हैं, अब वहाँ कोई भी नहीं है, कोई भूत वूत। अमित ने मजबूरी में चुप्पी साध ली, लेकिन भीतर से उसे डर लग रहा था कि यह लापरवाही कहीं उन्हें भारी ना पड़ जाए। एक दिन विक्की ने अपनी जिद में कहा, अगर सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाकर देखता हूँ, शायद सचमुच खतरा ख़त्म हो गया हो तो। अमित और सुरेश ने बहुत मना किया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। वह अकेला जंगल की ओर चला गया। शुरुआत में तो सब सामान्य लगा, पेड़ शांत थे, पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक सन्नाटा सा छा गया। हवा ठंडी हो गई और मिट्टी से धीमी धीमी कराहने की आवाज़ आने लगी। उस शाम विक्की घर नहीं लौटा। गांव वाले उसे ढूंढने निकल गए, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। अमित और सुरेश ने बरगद के पेड़ के पास जाकर देखा। वहाँ मिट्टी में सिर्फ एक गहरी खरोच थी, जैसे किसी को ज़बरदस्ती अंदर खींच लिया गया हो। सुरेश डर से कांप गया। ये जंगल अब भी लोगों को निगल रहा है।
अमित की आंखों में आंसू थे। हमने उसे बहुत रोका, लेकिन वह हमारी बात कहाँ सुनता था। वह जंगल क्यों आया यार, क्यों आया? उस रात अमित को फिर सपना आया सफ़ेद साड़ी वाली औरत का। वह बोल रही थी, हम मुक्त हो गए, लेकिन ये जंगल अभी पवित्र नहीं हो पाएगा। यहाँ बसा खून और दी गई बलियाँ इस मिट्टी में समा चुकी हैं। जो भी जिद करेगा उसे ये जंगल अपना हिस्सा बना लेगा। अमित ने कांपते हुए पूछा, क्या बिक्की जिंदा है? औरत ने धीमी आवाज में कहा, अब वह जंगल का हिस्सा बन चुका है। सुबह होते ही दोनों ने गांव की चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और अमित ने कहा, इस जंगल में जाना मौत को बुलाना है। हम सबको मिलकर तय करना होगा कि अब कोई उस जंगल की ओर कदम नहीं रखेगा। गांव वाले सब यह बात सुनकर सहम गए। विक्की के गायब होने से सब डर चुके थे। आखिरकार सब ने मिलकर कसम खाई कि अब उस जंगल की ओर कभी नहीं जाएंगे। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, लेकिन गांव के लोग अब भी उस जंगल की ओर नहीं जाते। सब जंगल से दूर ही रहते हैं। और अमित ने हमें एक बात और बताया है कि बरगद का पेड़ अभी भी वहीं खड़ा है। और अभी तो जंगल में रास्ते बन गए हैं, रोड बन गए हैं, लेकिन भी रात के समय उसके पास से जो ये जंगल के किनारे रोड के पास से गुजरता है, तो उसे अभी भी कहीं कहीं पर लोगों को कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह आवाज़ विक्की की है, जो अब भी मदद के लिए पुकार रहा है। तो आज की कहानी गाइस इतनी ही थी, जिसे कि हमें अमित जी ने भेजी थी। तो गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इसी प्रकार की आप लोग हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर से प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण।